हाँ जी, लोक प्रशासन के यूजीसी नेट पीवाईक्यू की सीरीज़ का हमारा ये अगला वीडियो है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वह तार्किक बजट प्रक्रिया जो कि इनपुट, आउटपुट और परिणामों के माध्यम से वैकल्पिक कार्यक्रमों के लागत लाभ का विश्लेषण करती है, वो क्या कहलाती है? अब बजट के कुछ प्रकार हमने पिछले वीडियो में शॉर्ट में डिस्कस किए थे, उन्हीं में से 3 तो रिपीट पर आए हैं। लाइन आइटम बजट जैसे मैंने बताया था बेसिक होता है, कोई भी चीज़ उस पर कितना खर्च किया जा रहा है, सिर्फ इसकी लिस्ट बनाना लाइन आइटम बजट होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। निष्पादन बजट जैसे हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी कार्यक्रम की या परियोजना की जो उसकी रिपोर्ट आती है, अंतिम रिपोर्ट साल के लास्ट में, उसके आधार पर तय किया जाता है कि उसे आगे बजट में बढ़ावा देना है कि कम करना है, कुछ करना है, तो ये निष्पादन बजट होता है। शून्य आधारित बजट में हर साल प्रोग्राम की जो धनराशि है जो उसे आवंटित की जा रही है, वो शून्य मानकर शुरू की जाती है। उसकी पिछली उपलब्धियों को एक बार साइड रख दिया जाता है ताकि उसमें ठीक से वार्षिक आंकड़ों का अध्ययन किया जा सके, तो ये भी इसका प्रकार नहीं है। जो हमारा आंसर वाला ऑप्शन है वो ये है, योजना कार्यक्रम बजट प्रणाली यानी कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम। ये अपने आप में एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ अलग अलग कार्यक्रमों के बीच में तुलना की जाती है, कहाँ पर कितनी लागत से कितना लाभ मिल रहा है। लागत लाभ का विश्लेषण जो दिया है ना, ये इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है, इस कंसेप्ट की अवधारणा ये है कि जो लोक वित्त है, जो यानी कि हमारे देश का या किसी भी देश का जो धन होता है, वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसको वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए ये किसी भी कार्यक्रम के जो अल्टरनेटिव वर्जन्स होते हैं उनकी तुलना करके और फिर जो बेस्ट पॉसिबल कोर्स होता है वो अपनाता है ताकि कम से कम खर्च में अधिकतम मिल सके। तो इसके लिए वो इनपुट आउटपुट और परिणामों इन सबको कैलकुलेट करता है अलग अलग कार्यक्रमों के लिए, और जो बेस्ट निकल के आता है उसको लागू कर दिया जाता है। तो ये होता है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम पीपीबीएस। इस कंसेप्ट पर भी वीडियो आएगा जब हम वित्त प्रशासन में डिटेल में बात करेंगे आगे। अगला प्रश्न है, हेनरी फेयोल द्वारा प्रदत्त प्रबंधन तत्वों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन तत्वों के लिए एक कंसेप्ट दिया था, एक शॉर्ट में उसकी जो एब्रीवेशन थी वो थी पोक सिद्धांत। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांड, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। हिंदी में इन्हें देखते हैं तो प्लानिंग यानी कि नियोजन पहले नंबर पर आता है, ऑर्गेनाइजेशन संगठन दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ सीक्वेंस हम लिख लेते हैं क्योंकि इसके जो ऑप्शंस में सीक्वेंस थे बी ए डी सी बी ए बी सी डी इस टाइप से जो भी आगे पीछे हो सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले आ गया प्लानिंग यानी कि नियोजन, फिर ऑर्गेनाइजेशन संगठन, उसके बाद आता है कमांड, कमांड हमारे पास है डी ऑप्शन में, फिर है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय, और उसके बाद हमारे पास क्या है नियंत्रण वाला सी, कंट्रोल तो ई। तो ये इसका सही सीक्वेंस हो जाता है। पोकोक सिद्धांत पर और हेनरी फेयोल के बाकी जो लोक प्रशासन के अंदर योगदान है उसके जो कार्य हैं उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर है। वही शुरुआती दौर का वीडियो है तो प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कंटेंट फिर कहूँगा मैं भरपूर है। आपको अगर उसको देख लेते हैं तो आपका रिवीजन अपने आप हो जाता है। आपको किसी और सोर्स के लिए आई थिंक रेफर नहीं करना पड़ेगा हेनरी फेयोल के लिए। तो प्रशासनिक चिंतकों की एक पूरी प्लेलिस्ट है, उसी का लिंक मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर दे देता हूँ। उसमें हेनरी फेयोल भी है और उसके अलावा भी कुछ प्रशासनिक विचारक हैं। आप वो सब वीडियोज़ देखिए, लोक प्रशासन के यूजीसी नेट की तैयारी में आपके काम आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मैक्लेलैंड की आवश्यकता के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? अब मैक्लेलैंड ये मोटिवेशन के एक विचारक हैं। मोटिवेशन लोक प्रशासन में कहाँ से आया? मोटिवेशन आया अब्राहम मास्लो के चिंतन से। अब्राहम मास्लो ने अपनी जो एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, अब्राहम मास्लो पर डेडिकेटेड वीडियो में भी कर चुके हैं। इसके बाद और भी कुछ विचारकों ने प्रशासन में अपने जो मोटिवेशन को, जो उनके अपने निजी सिद्धांत थे, उनको इसमें जो है सम्मिलित करने की कोशिश की। तो उन्हीं में से एक मैक्लेलैंड भी थे। इन्होंने एक थ्योरी दी, 3 नीड्स थ्योरी जिसे कहा जाता है। ये कहती है कि व्यक्ति को अगर आप श्रेष्ठतम काम के लिए मोटिवेट करना चाहते हैं, उसका जो अधिकतम उसकी जो क्षमता है वहाँ तक ले जाने के लिए आप उसको अभिप्रेरित करना चाहते हैं, तो आप उसकी 3 ज़रूरतों को पूरा कीजिए। अब्राहम मास्लो ने 5 बताई थी, उसी पर आधारित है ये, लेकिन क्योंकि थोड़ा-सा अपना टेक देना ज़रूरी था, तो उन्होंने इसे 3 में समराइज़ किया है मैक्लेलैंड ने। पहला इन्होंने बोला है अचीवमेंट। अचीवमेंट यानी कि यहाँ पर हमारे पास है उपलब्धि। दूसरा इन्होंने बताया था एफिलिएशन। एफिलिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ से अपने आप को एसोसिएट करना, जोड़ना, संबंध बनाना, तो संबंधन हो गया। तीसरा इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था, तीसरी नीड जो व्यक्ति को होती है पावर की होती है, यानी कि शक्ति की। आप किसी भी व्यक्ति को जो कि एक संगठन का हिस्सा है, वहाँ उसको आप कोई ना कोई उपलब्धि तक पहुँचने का अवसर दीजिए। आप उसको समय-समय पर संबंध महसूस करवाते रहिए कि वो संगठन का हिस्सा है। उसके जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स होते हैं, जिनके बारे में एल्टन मेयो ने भी बात की है, उनको आप समय-समय पर सामने लाते रहिए। संबंध उसके जो है संगठन में अच्छे बने रहें लोगों से, और संगठन के उनके साथ अच्छे संबंध बने रहें। और पावर, वो जिस पद पर है वहाँ पर उसे अपने निर्णय लेने की शक्ति दी जानी चाहिए। उसे महसूस करवाना चाहिए कि उसके पास भी कोई ना कोई पावर है। तो ये 3 ज़रूरतें अगर व्यक्ति की पूरी होंगी, तो वो संगठन में अपना 100% एफर्ट दे पाएगा, ऐसा मैक्लेलैंड का कहना था। तो ये 3 तत्व जो हैं इसके आवश्यकता के सिद्धांत में सम्मिलित हैं। पुरस्कार वाला ऑप्शन बी इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ फिर से 2 सूचियाँ दे रखी हैं, टिपिकल जो क्वेश्चन होते हैं टाइम कंज्यूमिंग, उनमें से एक है ये। एक तरफ आपके पास है लोक प्रशासन के जो कोर कंसेप्ट होते हैं, जिन पर हम एक पूरी सीरीज़ भी चला रहे हैं, प्रशासन के जो कंसेप्ट है उसी नाम से वो सीरीज़ या प्लेलिस्ट है। लिंक आपको यहाँ मिलेगा। लिंक मैं बार-बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रिवीजन फेज़ आपका चल रहा है, पेपर पास में है, और आपको चाहिए कि आप सिर्फ आँखें बंद करके ईयरबड्स लगा के और 10-20 मिनट के किसी वीडियो में, 25 मिनट के किसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। दिन में 2 या 3 आप ऐसे वीडियोज़ देख लें, तो ये प्लेलिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है। हालाँकि इन पर अभी मैं नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं, हर एक कंसेप्ट पर जो वीडियो बनाई गई है वो खास तौर पे यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, बेसिक कंसेप्ट है वो। तो यहाँ देखते हैं हम, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, केंद्रीकरण और स्केलर चेन, ये 4 अलग-अलग अवधारणाएँ हैं या अलग-अलग एलिमेंट कह लीजिए आप इनको। यहाँ इनकी व्याख्याएँ हैं, तो कौन सी किसकी व्याख्या है वो देखना हमें। तो हम डायरेक्ट इनके मिलान से ही कर लेंगे। प्राधिकार क्या होता है? प्राधिकार यानी कि सत्ता या अथॉरिटी।
ये क्या होती है? अधीनस्थ को आदेश देने का जो वरिष्ठ का अधिकार है वही होती है। एक व्यक्ति जो वरिष्ठ पद पर है वो एक अधिकार रखता है कि वो अपने से नीचे पद पर व्यक्ति को कुछ आदेश देकर उससे काम करवा सकता है। यही तो सत्ता होती है, यही तो प्राधिकार होता है। तो ए का मैच हो गया 2 से। उत्तरदायित्व की बात करें, ज़िम्मेवारी या उत्तरदायित्व क्या होता है? निष्पादन की बाध्यता होती है आपके ऊपर, एक बंधन है कि आपको परफ़ॉर्म करना ही करना है। तो ये इसका मैच होता है। केंद्रीयकरण कब होता है? जब शक्तियों को किसी एक जगह पर रख दिया जाता है, सबके साथ बाँटा नहीं जाता है। बेसिक कांसेप्ट, बेसिक आउटलाइन इसकी मैं बता रहा हूँ। तो प्रबंधन के शीर्ष पर जब निर्णय का प्राधिकार मौजूद रहेगा ना, सिर्फ़ शीर्ष पर, वहाँ से वो निचले स्तरों को नहीं दिया जा रहा है निर्णय लेने का अधिकार, तो वो केंद्रीयकरण होता है। तो सी का मैच 4 से होता है। अब बहुत ईज़ी है स्केलर चेन को मिलाना। स्केलर चेन क्या होती है? पद सोपान, हमने लोक प्रशासन का एक और पॉपुलर कांसेप्ट है पद सोपान। उसमें जब हम बताते हैं कि ऊपर से लेके नीचे के स्तर तक आदेश चलता है, तो उस आदेश की श्रृंखला, उस प्राधिकार की एक रेखा जो होती है, जो सभी स्तरों को जोड़ती है और शीर्ष से निचले स्तर की तरफ आती है। आदेश ऊपर से नीचे ही चलता है, प्राधिकार या सत्ता ऊपर से नीचे ही आती है। नीचे से ऊपर क्या जाता है? नीचे से ऊपर सिर्फ रिपोर्ट्स जाती हैं, सिर्फ जी हजूरी जाती है। तो ये इसका मैच हो जाता है। डी का मैच हो गया 3 से। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बहुत ईज़ी है। अच्छा, पीवाईक्यूज़ करने का फ़ायदा मैं पहले भी बताया है मैंने 1-2 वीडियोज़ में, फिर बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू से आपके वो कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाते हैं, जो आप कभी दोहराना भूल गए हों या फिर जिन पर अभी ध्यान नहीं पड़ा हो या फिर इस तरह से चीज़ें करते-करते कुछ ना कुछ और आपके दिमाग में साथ में आ सकता है। तो बहुत अच्छा मेथड मानता हूँ मैं पीवाईक्यूज़ के रिवीजन को। अगला प्रश्न है, समावेशी विकास के भारतीय मॉडल में सम्मिलित है। ये थोड़ा राजनीतिक प्रश्न आप इसे समझिए, क्योंकि हमारे देश में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने आते ही सबका साथ और सबका विकास का नारा दे दिया था। लेकिन क्या हुआ 2023 में एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट करके एक मीटिंग हुई थी। पहले समझिए ग्लोबल साउथ क्या है? समिट का मतलब हो गया कोई किसी भी तरह का समागम, इनका मिलना। तो ये एक आयोजन होता है, 2023 में ये आयोजन जब हुआ था, वहाँ पर मोदी जी ने अपनी जो स्पीच दी थी, उसमें कंक्लूड किया था सबका साथ, सबका विकास के साथ-साथ विश्वास और प्रयास को भी उन्होंने शामिल कर लिया था। तो इसके जो भारतीय मॉडल में आंसर में तो ये सभी आ गए। यानी ये चारों चीज़ मिलकर समावेशी विकास बनाती है। समावेशी विकास वो जो अपने साथ-साथ हर एक चीज़ को समाहित करता है, किसी को पीछे छोड़कर नहीं चलता है। अच्छा, ग्लोबल साउथ की मैं बात कर रहा था। ग्लोबल साउथ इनमें ज़्यादातर विकासशील या फिर पिछड़े देश हैं, जैसे कि अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के कुछ देश, भारत हो गया, साउथ एशिया में ज़्यादातर जो विकासशील देश हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। तो उनका एक समिट होता है, एक आयोजन होता है। 2023 में इसका दूसरा आयोजन किया गया था, जिसकी कंक्लूडिंग स्पीच के अंदर मोदी जी ने ये बात कही थी कि हम भारत में एक समावेशी विकास का मॉडल चला रहे हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास के साथ-साथ अब हम सबका विश्वास और सबका प्रयास भी शामिल करने जा रहे हैं। तो ये इसका कांसेप्ट है पूरा। निम्न में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, उसके लिए आपके मैं कहूँगा आपको यहाँ लिंक मिलेगा, इस वीडियो को देखिए, डिटेल में बात की गई है उसके ऊपर। तो इनमें से ये बामर लॉरी है, बाद में मैंने करेक्ट किया इसको गूगल की मदद से। बामर लॉरी जो है ये 157 साल पुरानी कंपनी है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। विदेश संचार निगम लिमिटेड, अब यहाँ से आपको ये बीएसएनएल जैसा लग रहा होगा। ये दोनों ही अपनी शुरुआत में सार्वजनिक उपक्रम ही थे, लेकिन बीएसएनएल आज तक वही बना हुआ है। बीएसएनएल को 2004 में टाटा इंस्टीट्यूट को बेच दिया गया। अभी ये टाटा टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है और अब ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, तो इसीलिए इसे इस सूची में नहीं रखा जाएगा। अब ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। अपनी शुरुआत में ये शायद 1986 में स्थापित किया गया था, तब ये एक लोक उपक्रम था। अगला प्रश्न, रेंसिस लीकर्ट के प्रबंधन स्वरूपों के सही क्रम बताइए। अब रेंसिस लीकर्ट ने 4 तरह के प्रबंधन बताए हैं। चारों तरह के प्रबंधन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। पहली तरह का प्रबंधन जो उन्होंने बताया था वो था शोषणात्मक सत्तावादी। तो पहला सबसे पहले आएगा डी। इसमें क्या होता है कि जो नेतृत्व होता है वो एक तरह से शोषण कर रहा होता है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का। उनकी किसी भी तरह की बात को महत्व नहीं दिया जाता है, उनको कहीं पर भी सम्मिलित नहीं किया जाता है निर्णय की प्रक्रिया में, और आपसी संबंध भी कोई खास अच्छे नहीं होते हैं। इससे अगला स्तर है परोपकारी सत्तावादी का, जो थोड़ी सी ढील के साथ आता है। लगभग यही गुण होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ हद तक उन्हें छूट दे दी जाती है, कुछ हद तक उनके साथ अच्छा व्यवहार रखा जाता है। तीसरे नंबर पर आती है परामर्शात्मक प्रबंधन की तकनीक, जहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा छूट दी जाती है इसके मुकाबले। यानी कि हर एक स्तर पर कुछ ना कुछ नियमों में ढील बरती जा रही है, कुछ ना कुछ आपसी विश्वास को बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं निर्णय प्रक्रिया में नीचे के स्तर के व्यक्तियों को ज़्यादा सम्मिलित किया जा रहा है और संगठन के जो वातावरण है उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा होता है। तो परामर्शात्मक, और सबसे ज़्यादा जो लोचशील स्वरूप कहेंगे आप प्रबंधन का, वो है सहभागीपूर्ण या भागीदारीपूर्ण। ये सबसे अंतिम स्तर पर आता है, और रेंसिस लीगट का कहना था कि किसी भी संगठन को अपने इस स्तर से इस स्तर तक जाने के लिए मैक्सिमम प्रयास किए जाने चाहिए। 1 to 4 मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। लीगट पर जो वीडियो है वो उसी प्रशासनिक विचारकों वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें काफ़ी डिटेल में इन सब पे बात की गई है। लीगट के पर्यवेक्षण पर भी कुछ ऑब्जर्वेशन है और इसके अलावा भी 1-2 बातें और हैं, उन पर डिटेल में चर्चा की गई है। तो आज का हमारा ये वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट।